हेलो। The restitution of conjugal rights ये इतना हुआ था, मेरे एक किताब में तो वही लिखा है। लेकिन यानी हम लोगों ने हिंदू मैरिज किया था और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स किया था। हम लोगों ने सोर्सेस अडॉप्शन तक किया। एडॉप्शन कंप्लीट हो गया था। नहीं, अडॉप्शन नहीं कंप्लीट हुआ था सर। डाइवोर्स पहुंचे थे, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स थोड़ा बताया था। अच्छा, चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडॉप्शन। यानी आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एडॉप्शन। तो सबसे पहले बात की जाए एडॉप्शन की, तो व्हाट इज एडॉप्शन, यानी एडॉप्शन का मतलब क्या है। यानी कोई भी दो थिंग्स जो एक दूसरे की पार्ट नहीं है नेचुरली, उनको एक साथ लाना या एक दूसरे का पार्ट बनाना। किसी थिंग्स के रिगार्डिंग आप अगर देखें और अगर पर्सन के रिगार्डिंग देखें, तो जो व्यक्ति या जो चाइल्ड आपका अपना बच्चा नहीं है, उसे अपने बच्चे के रूप में एक्सेप्ट कर लेना और बच्चे द्वारा अपने एडॉप्टी को एज ए गार्जियन या एज ए फादर मदर एक्सेप्ट कर लेना, इसी बात को कहते हैं एडॉप्शन। यानी अगर आप थोड़ा सा टेक्निकल वे में अगर इसी बात को कहने की कोशिश करें, तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन फैमिली टू अदर फैमिली, इसी बात को हम एडॉप्शन कहते हैं। एडॉप्शन इज ए लीगल वे फॉर क्रिएट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है इसके द्वारा। द लीगल एक्ट वेयर बाई एन एडल्ट पर्सन टेक ए माइनर into the relation of child and thereby acquires the rights and incurs the responsibility of a parent in respect to such minor। यानी उस माइनर के रिलेशन के लिए या उसके संदर्भ में आपने अपनी गार्जियनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और आपके पास सभी राइट्स आ गए गार्जियन वाले। अब इसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका एक्वायर करने का तरीका क्या है। एडॉप्शन अगर क्रिएट करना है, ये रिलेशनशिप क्रिएट करनी है, तो इसका तरीका क्या होगा, उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसकी वैलिडिटी कब आप मानेंगे ये लीगल है, वैलिड है। तो इनको चेक करने के लिए इस एक्ट यानी कि हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में सेक्शन 5 to 17 तक प्रोविजन दिया गया है एडॉप्शन से रिलेटेड। और सेक्शन 1 to 4 जो है वो जनरल प्रोविजन है, मेंटेनेंस पे भी एप्लीकेबल होता है और एडॉप्शन पे भी होता है। यानी ये जो एक्ट आपका है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, ये दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में एडॉप्शन को बताया गया है, दूसरे पार्ट में मेंटेनेंस को। तो मेंटेनेंस है आपका सेक्शन 18 to 30 तक, और उसके पहले वाला जो पार्ट आपका है सेक्शन 5 to 17 तक, ये एडॉप्शन का पार्ट है। और जो पहले वाला पार्ट है यानी सेक्शन 1 to 4, ये जनरल प्रोविजंस बताता है कि हिंदू कौन है, किस पे लागू होगा आपका एक्ट, ये सब डिफिनीशंस दी गई हैं, ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई। तो अब जो लीगल रिक्वायरमेंट है यानी रिक्विजिट ऑफ ए वैलिड एडॉप्शन, क्या क्या उसकी अनिवार्यताएं होंगी, नेसेसिटी क्या क्या है। तो सबसे पहली जो बात है वो कैपेसिटी एंड राइट टू टेक एडॉप्शन, यानी एडॉप्शन लेने के लिए आपके पास राइट्स क्या है और कैपेसिटी क्या है। नेक्स्ट है कैपेसिटी टू गिव एडॉप्शन, यानी देने वाले की कैपेसिटी, यानी पहले में आपने बताया लेने वाले की कैपेसिटी, दूसरे वाले में आपने बताया देने वाले की कैपेसिटी। और थर्ड है कैपेबल ऑफ बीइंग टेकन इन एडॉप्शन, यानी एडॉप्शन में लिए जाने के लिए कैपेबल हो, यानी जिस बच्चे की बात कर रहे हैं आप चाइल्ड के रिगार्डिंग ये है। और लास्ट है आपका कंप्लायंस विथ अदर कंडीशंस, यानी ये तो हो गया तीन जो है, लेने वाला, देने वाला और जिसे लिया जा रहा है उसकी कैपेसिटी कैपेबिलिटी की बात हुई। और लास्ट में बात की जा रही है अदर कंडीशंस की, और किन किन कंडीशन को फॉलो किया जाना है। अब सबसे पहला जो एडॉप्शन लेने वाला व्यक्ति है उसकी बात की जाए, यानी कैपेसिटी एंड राइट टू टेक एडॉप्शन। तो हु कैन टेक एडॉप्शन, कौन एडॉप्शन ले सकता है। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे की जा रही है वो मेल हो, हिंदू हो, साउंड माइंड हो और मेजर, सॉरी मेल या फीमेल दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोग अब मेल की बात कर रहे हैं कि मेल की क्या क्या कंडीशंस या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैपेबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो मेल जो होगा वो हिंदू हो, साउंड माइंड हो, मेजर हो, ये तीन बेसिक एलिमेंट हैं। और इसके बाद अगर उसकी वाइफ लिविंग होगी या एक से अधिक वाइफ होंगी, तो विथ कंसेंट ऑफ वाइफ, अपनी वाइफ की कंसेंट से ऐसा वो कर सकता है। अब वाइफ की कंसेंट की आवश्यकता कब नहीं पड़ेगी, तो उसकी कंडीशन दी गई है कि कंप्लीटली एंड फाइनली
completely and finally renounce the world, उसने संसार का त्याग कर दिया हो, छोड़ दिया हो। इसके बाद cease to be a हिंदू, अब वो हिंदू न रह गया हो। और नेक्स्ट डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड बाई कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया हो अनसाउंड माइंड, यानी जो इसकी डिसेबिलिटी थी कंसेंट के रिगार्डिंग कि उसकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी किस कंडीशन में, तो वो हिंदू ने यहाँ आवाज कट रही है, आवाज डिक्लेरेशन की बात नहीं की जा रही सर, आवाज नहीं आ और रही। जब उसने रिनाउंस द वर्ड, इस स्थिति में भी कोर्ट की कंसेंट की आवश्यकता नहीं पड़ रही है या कोर्ट के डिक्लेरेशन की, आवाज ब्रेक कर रहा है सर। लेकिन जब सर, आप आपकी अनसाउंड वॉइस ब्रेक माइंड हो रही बता है। करके उसकी कंसेंट के बिना ऑप्शन लेने की कोशिश करेंगे तब वाली रिक्वायरमेंट भी फुल मानी जाएगी जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको डिक्लेयर दिया साउंड सर आवाज मिस हो रही करनी पड़ेगी तो कंसेंट सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। ऑप्शन ले सकते हैं। तो उसकी डेथ हो चुकी हो तो बिना कंसेंट का कोई क्वेश्चन ही राइज नहीं है, उसकी डेथ हो गई हो। दूसरी कंडीशन फीमेल के बारे में, फीमेल के मामले में इसी उल्टा हो जाएगा कि सर आपकी आवाज कट रही है सर जीवित होगा तो आपकी अपने आवाज हस्बैंड की कंसेंट से लेंगे और मतलब स्थितियों में कंसेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वही सेम बात है कि अगर वो हिंदू न रह गया हो, रिनाउंस द वर्ड, मेरा आवाज नहीं आ रही। हिंदू डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, तो वही कंडीशन इसके ऊपर भी अप्लाई होगी। अब इसके बाद बात की जा रही है अगर एक से अधिक वाइफ की बात हम लोगों ने की कि एक से अधिक होंगी तो सभी की कंसेंट चाहिए और रिलेशन सबका बदल जाएगा। जो सबसे बड़ी वाइफ होगी वो जेन्युइन रियल मदर होगी और नेचुरल मदर, और जो अदर वाइफ्स होंगी वो स्टेप मदर के रूप में ट्रीट की जाएंगी। सर आवाज नहीं आ रही सर। अब इसके बाद बात होती है कि लेने सर, वाले हाथ की raise कर देने दो ना, वाले हाथ। की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। तो देने वाले के लिए बात की गई है फादर या मदर, ये दो लोग या फिर गार्जियन, ये तीन लोग सर आपकी बच्चे को आवाज एडॉप्शन के लिए दे सकते हैं। तो फादर, देखिए अब लेने वाले के लिए जब देने वाले की बात आ रही है तो फादर मदर गार्जियन वर्ड यूज किया जा रहा है। अब जब लेने वाले की बात थी तो चूंकि अभी वो रिलेशन उसका जुड़ा नहीं है एज ए फादर या मदर, तो इसलिए वहां पे मेल और फीमेल वर्ड यूज किया गया लेने वाले के रिगार्डिंग। और देने वाले चूंकि बर्थ चाइल्ड कहीं पे हुई है तो इसलिए उनके बारे में फादर और मदर यहाँ भी हो जाएगी कि विथ कंसेंट ऑफ मदर अनलेस कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, सीज टू बी ए हिंदू, डिक्लेयर्ड अनसाउंड बाय कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट, या उसकी डेथ हो गई हो। फिर मदर के बारे में भी सेम वही हो जाएगा कि अपने हस्बैंड के या उस बच्चे के फादर की कंसेंट से ले देगी और सेम वही कि अगर उसकी डेथ हो गई हो, वो अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया हो तो इन कंडीशन में बिना कंसेंट के दे सकेगी। अब गार्जियन पे क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं, तो गार्जियन के सेंस में जो कंडीशन अप्लाई होती हैं वहाँ पे फादर एंड मदर की डेथ हो चुकी हो तभी गार्जियन दे सकेगा। फादर या मदर में से कोई भी लाइव है तो फिर गार्जियन ऐसा नहीं कर सकेगा। या फिर फादर और मदर ने कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, सेम वही कंडीशन चली आएंगी। एब्डॉन द चाइल्ड यानी बच्चे को त्याग दिया हो, छोड़ दिया हो, डिक्लेयर्ड अनसाउंड माइंड, यानी ये फादर मदर की बात हो रही है। हाथ भी रेज कर लिया, सब कुछ, कि आवाज किन नहीं आ रही। कंडीशन में गार्जियन दे सकेगा, तो ये फादर मदर के बारे में कंडीशन चल रही है। पेरेंटेज ऑफ दिस ऑफ द चाइल्ड इज सर, नॉट आवाज नोन, नहीं आ यानी रही है, उसका सर। पेरेंटेज पता ही नहीं कि किसका बच्चा है। विथ प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की परमिशन से वो ऐसा कर सकेगा। यार आप लोग। और गार्जियन जो एडॉप्शन में बच्चे को देगा तो वो खुद को भी दे सकता है, यानी टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्जियन हिमसेल्फ, अपने आप को भी बच्चा दे सकता है। कईयों को है ना, उस बच्चे के गार्जियन की कैपेसिटी में देगा और नेचुरल फादर या अडॉप्टिव फादर के कैपेसिटी में लेगा। सर, ये कईयों को वहाँ है ना, पे आवाज नहीं आ रही है उसकी दो आपकी। कैपेसिटी हो जाएंगी, पवन सर। दो लीगल कैपेसिटी हो जाएंगी, उस कैपेसिटी में वो लेगा और देगा। और इस लेन देन में जो कोर्ट परमिट करेगा बच्चे के एडॉप्शन के लिए वो पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ चाइल्ड, बच्चे का जो सर्वोपरि हित होगा वही देखा जाएगा कि बच्चे का हित कहाँ है, कैसे है। तो उस पैरामाउंट कंसिडरेशन पवन को सर, आप देखते हुए सुन पा रहे वो हैं? कंसेंट देगा कोर्ट या परमिट करेगा पवन इस सर। बात के लिए। अब बात की जा रही है कि हु कैन एडॉप्टेड, पवन सर, आप सुन पा रहे किसको हैं? आप एडॉप्ट कर सकते हैं, किस बच्चे को आप ले सकते हैं।
एनी आवाज उनको भी पर्सन, नहीं पहुंच रही मेल और फीमेल, वो मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, यानी आप सन या डॉटर किसी भी रूप में ले सकते हैं बच्चे को। पवन वो सर आपकी हिंदू हो, आवाज कई नॉट लोगों को ऑलरेडी सुनाई बीन नहीं दे एडॉप्टेड, रही यानी है। पहले ही उसका एडॉप्शन ना हो चुका हो, नॉट बीन मैरिड यानी उसकी मैरिज ना हुई हो, तो हमें नहीं दे रही नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 पेज ईयर्स। नंबर लेकिन ये दो जो 47 कंडीशंस 48 हैं, पे यानी नॉट बीन मैरिड और नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स, इन दो कंडीशंस के लिए अगर कोई आपकी कस्टम या यूजेज होंगी तो फिर इसको इग्नोर कर दिया जाएगा इन दो कंडीशंस को, यानी कि आफ्टर 15 ईयर्स भी एडॉप्शन में बच्चे को लिया जा सकता है। और इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर उसकी मैरिज हो चुकी है तो उसे भी एडॉप्शन में लिया जा सकता है, अगर वहाँ उस एरिया में या उस फैमिली में या उस कम्युनिटी में कोई कस्टम प्रिवेल करती हो इस तरह की। तो अब इस पे एक केस लॉ भी है जो मैंने आपको बताया था पीछे, यानी और वो जो बच्चा है एडॉप्टिव सन है, फादर और मदर की कास्ट को भी एक्वायर, हम लोगों ने एक केस की बात की थी, खजान सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एडॉप्टेड चाइल्ड एक्वायर्ड कास्ट आल्सो फॉर रिजर्वेशन। ये एक तरह से आप इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो अब इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन की बात की जाए तो लीगल रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया जाना है, और इसी के साथ एक कंडीशन और जो अदर कंडीशन की बात की गई थी उनकी भी बात कर ली जाए साथ साथ। तो अगर आप मेल चाइल्ड को ले रहे हैं तो आपके पास सन नहीं होना चाहिए, ग्रांड सन नहीं होना चाहिए और ग्रांड सन नहीं होना चाहिए, 3 जनरेशन तक के सन आपके पास नहीं होने चाहिए। इसी तरह से अगर आप फीमेल चाइल्ड को ले रहे हैं तो आपके पास डॉटर नहीं होनी चाहिए और ग्रैंड डॉटर नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद 21 ईयर्स का रूल है जिसमें कि अगर मेल ले रहा है फीमेल को तो दोनों के बीच में एज डिफरेंस जो होगा वो 21 ईयर्स का होगा, और इसी तरह फीमेल ले रही है मेल चाइल्ड को तो दोनों के बीच में 21 ईयर्स का गैप होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। नो साइमल्टेनियस एडॉप्शन, यानी अभी आपने कहा कि पहले ही बच्चे का एडॉप्शन हो चुका हो तो उस बच्चे को आप एडॉप्शन में नहीं ले सकते हैं या अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरह की बात यहाँ भी की जा रही है कि दो लोग एक साथ भी किसी बच्चे को एडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो अदर कंडीशन में एक्चुअली गिवन एंड टेकन, यानी इंटेंशन के साथ आप दे रहे हो, इंटेंशन के साथ ले रहे हो, यानी लॉ को आप कंफ्यूज करने के लिए या लॉ को मिसलीड करने के लिए आप ऐसा न कर रहे हो, बल्कि आप वास्तव में लेना और देना चाहते हो। और फिर लास्ट में कहा गया कि दत्ता होम शैल नॉट बी एसेंशियल, यानी कोई होम पूजा पाठ इस तरह की रिचुअल्स को फॉलो करना कंपलसरी नहीं है। तो ये पूरी कंडीशंस हो गई, देने वाले के रिगार्डिंग, लेने वाले के रिगार्डिंग, जिसे लिया जा रहा है उसके रिगार्डिंग, और अदर कंडीशंस की भी बात आपने कर ली। तो पूरी ओवरऑल ये कंडीशंस हो गई। अब जो इसका इफेक्ट होगा, यानी एडॉप्शन हो गया, वैलिड या लीगल एडॉप्शन हो गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? तो सबसे पहला इफेक्ट होगा कि डीम्ड टू बी ए नेचुरल बॉर्न चाइल्ड, यानी वो जो बच्चा होगा एडॉप्टिव चाइल्ड होगा वो नेचुरल बॉर्न चाइल्ड मान लिया जाएगा, और अब किसी भी तरह से उसके साथ आप किसी भी दूसरे तरह का बिहेव नहीं कर सकते हैं, यानी आप फादर वो चाइल्ड के रूप में एज पर आई ऑफ लॉ वो देखा जाएगा। नेक्स्ट, टाइज विथ ओरिजिनल फैमिली स्टैंड एक्सटिंग्विश्ड, यानी जो उसकी पुरानी ओरिजिनल फैमिली है उसका सभी संबंध समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैरिज रिस्ट्रिक्शंस स्टिल अप्लाई, यानी जो सपिंडा रिलेशनशिप या प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात है ये अप्लाई होता रहेगा उसके ऊपर, बाकी टाई अप उसका खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। वेस्टेड प्रॉपर्टी कंटिन्यू, यानी उसमें कोई प्रॉपर्टी वेस्ट कर चुकी है उस चाइल्ड में तो वो उसमें बनी रहेगी, वो डिवेस्ट नहीं होगी। इसी तरह से अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट डिवेस्ट एनी पर्सन, यानी जिस फैमिली में वो आ रहा है वहाँ के किसी पर्सन को वो प्रॉपर्टी से डिवेस्ट नहीं करेगा अगर उसमें प्रॉपर्टी पहले ही वेस्ट कर चुकी थी तो। नेक्स्ट, अडॉप्टेड चाइल्ड शैल नॉट फादर हैव राइट टू ट्रांसफर, यानी चाइल्ड को अडॉप्ट कर लेने की वजह से फादर का जो ट्रांसफर का राइट है वो डिफीट नहीं होगा, बल्कि वो राइट उसका बना रहेगा और वो अपनी प्रॉपर्टी को कभी भी किसी भी तरह से ट्रांसफर कर सकता है, यानी किसी को गिफ्ट कर सकता है, सेल कर सकता है, मॉर्गेज कर सकता है, किसी भी तरह से ट्रांसफर कर सकता है, उसके इस राइट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। वैलिड एडॉप्शन नॉट टू बी कैंसल्ड, यानी किसी भी एडॉप्शन को कैंसिल नहीं किया जा सकता है। क्यों? इसको किस बात से आप जोड़ के देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने कहा कि एडॉप्टेड चाइल्ड को दोबारा नहीं लिया जा सकता, तो ये क्वेश्चन आ सकता है बीच में कि अच्छा तो पहले वाले को हम कैंसिल कर देते हैं फिर दोबारा ले लेते हैं, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर एक बार वैलिड और लीगल एडॉप्शन हो गया तो उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, और जब कैंसिल नहीं होगा तो दोबारा एडॉप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट,
प्रिजम्पशन रिगार्डिंग वैलिडिटी, यानी सब कुछ अगर सारी फॉर्मेलिटीज को आपने पूरा किया है तो जो प्रिजम्पशन होगा, जो लॉ मान के चलेगा, वो हमेशा ये मान के चलेगा कि वैलिड एडॉप्शन हुआ है। जो व्यक्ति कहता है कि ये वैलिड एडॉप्शन नहीं है तो उसे प्रूव करना पड़ेगा, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पे चला जाएगा जो इस बात को डिनाई करता है कि वैलिड एडॉप्शन हुआ है। नेक्स्ट, नो पेमेंट रिगार्डिंग एडॉप्शन, यानी कोई भी पार्टी जो लेने वाली है या देने वाली, किसी तरह का कोई पेमेंट दोनों तरफ से नहीं किया जाएगा। और इसके पीछे लॉजिक ये है कि व्यक्तियों की जो ट्रैफिकिंग है इसकी आड़ में, एडॉप्शन के आड़ में, ये सब स्टार्ट ना हो जाए। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उसके लिए 6 मंथ्स का पनिशमेंट हो सकता है, या फाइन हो सकती है, या दोनों हो सकता है। और फिर उसी इफेक्ट में आपने देखा कि जो एडॉप्टिव चाइल्ड है वो अपने फादर की, या जो एडॉप्टिव फादर है उनकी कास्ट को भी एक्वायर कर लेता है फॉर द सेक ऑफ रिजर्वेशन। अब इसके बाद एक बात जो सेक्शन 5 में की गई है उसको आप लास्ट में देखेंगे कि अगर वैलिड एडॉप्शन नहीं है या जो रिक्विजिट्स हैं उनको आपने फॉलो नहीं किया तो उस एडॉप्शन का इफेक्ट क्या होगा। तो अगर लीगल एडॉप्शन नहीं है, लीगल प्रोसीडिंग को फॉलो नहीं किया गया, रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया गया, तो ऐसा एडॉप्शन नल एंड वाइड हो जाएगा और उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको आप इफेक्ट के साथ भी दे सकते हैं और स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं कि अगर आपने वैलिड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया होगा तो वो एडॉप्शन वेरी बिगनिंग नल एंड वाइड हो जाएगा और उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। और आपने कहा था कि वो केस लॉ में सेक्शन बताने के लिए, तो मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में ही केस लॉ लिखा हुआ है, तो आप उस सीक्वेंस से देखते चले जाएंगे तो आपको सभी केस लॉ उसी सीक्वेंस में मिल जाएंगे और परेशानी नहीं होगी। और इसके बाद भी कुछ ऐसा अगर होता है तो मैं देखूंगा प्रिंट निकाल कर, लेकिन थोड़ा मेरे लिए काम हो जाएगा, प्रिंट निकालना, फिर टिक करना, मार्क करना, फिर भेजना आप लोगों को, तो इजीली आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, तो अब इसके बाद इसमें एक बात हम लोगों ने की थी एडॉप्शन में कि अगर बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए थोड़ा सा सेकुलर एडॉप्शन के बारे में, तो हिंदू लॉ में जो एडॉप्शन की बात की गई है, यानी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जिस एडॉप्शन की बात की गई है, ये प्योरली पर्सनल लॉ है और प्योरली हिंदू लॉ है। इसमें आप अदर रिलीजन के बच्चे को ले नहीं सकते, अदर रिलीजन का जो पर्सन होगा वो ले नहीं सकता। लेकिन सर कुछ सेकुलर लोग प्रोविजन आपका है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। यहाँ पे किसी कास्ट का, किसी रिलीजन का कोई पर्सन किसी को ले सकता है और किसी को दे सकता है। और ये कार्रवाई जो होती है आपकी वो बोर्ड के थ्रू होती है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के द्वारा, कारा जिसे आप कहते हैं। और इस अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया गया था 1990 में। तो यहाँ पे जो एडॉप्शन होगा वो प्योरली सेकुलर एडॉप्शन होगा, और हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में जो एडॉप्शन होगा वो प्योरली रिलीजियस एडॉप्शन होगा। तो ये दोनों फर्क आपको देख के चलना होगा। अगर इन केस आपसे कुछ सेकुलर या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात की जाती है तो उसको रेफर करना होगा, अदरवाइज हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में ये आपने देखा। अब उसी सेकुलर एडॉप्शन पे एक केस है जुवेनाइल जस्टिस को लेकर के, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 2014 का सुप्रीम कोर्ट का केस है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेकुलर प्रोविजन है और इसमें किसी को भी, यानी अगर आप बात करें पर्सनल लॉ की, मुस्लिम पर्सनल लॉ की, तो वहाँ पे एडॉप्शन का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन कोर्ट ने इस मैटर में डिसाइड किया कि ये सेकुलर प्रोविजन है, इसलिए ये सब पे एप्लीकेबल होता है और किसी भी रिलीजन का पर्सन किसी भी पर्सन को एडॉप्ट कर सकता है, एडॉप्शन ले सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो हम लोगों का टॉपिक है इसी एक्ट का दूसरा जो पार्ट है, मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में सबसे पहली बात स्टार्ट होती है कि व्हाट इज मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की को अगर डिफाइन करने की कोशिश करें आप, तो बिल्कुल सिंपल वे में अगर कहा जाए तो रोटी कपड़ा मकान, ये जो आपकी नीड है, इस नीड को फुलफिल करने को ही मेंटेनेंस कहा जाता है, मेंटेन करना कहा जाता है, भरण पोषण कहा जाता है। लेकिन अब जो हमारा आज का टाइम है 2025 का, तो हम केवल रोटी कपड़ा मकान या फूड शेल्टर और ड्वेलिंग हाउस की बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसमें और क्या क्या जुड़ जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, और एजुकेशन, हेल्थ, मैरिज तो पहले से ही था कि अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसकी मैरिज भी आपके उस मेंटेनेंस में आता है। और आज की डेट में अगर आप बात करें तो कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल कम्युनिकेशन में मोबाइल आ गया, इंटरनेट भी आ गया, तो कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब भी इसमें शामिल हो गए। तो इन्हीं बातों को फुलफिल करना ये मेंटेनेंस कहलाता है। और मेंटेनेंस अराइज कब होगा,
तो मेंटेनेंस एराइज तब होगा जब कोई पर्सन कैपेबल होते हुए यानी मेंटेन करने के योग्य होते हुए भी डिनाई करता है या रिफ्यूज करता है या फिर लापरवाही करता है, नेग्लिजेंस करता है मेंटेन करने में अपने नीचे वाले लोगों को, तो फिर मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है और वो मेंटेनेंस देने के लिए लायबल हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि कौन कौन से लोग मेंटेनेंस पाने के लिए एलिजिबल हैं। तो मेंटेनेंस के लिए जो लोग एलिजिबल हैं वो वाइफ, विडोड डॉटर इन लॉ और चिल्ड्रन एंड एज्ड पेरेंट्स, यानी जो एजेड पेरेंट्स हैं वो और चिल्ड्रन जो होंगे वो और वाइफ, मेनली ये तीन लोग, और विडोड डॉटर इन लॉ जो होगी वो भी अपने फादर इन लॉ से क्लेम कर सकती है। तो कुल ये 4 कैटेगरी के लोग हैं जो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर वो देने वाला पर्सन नेग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है, डिनाई करता है और उसके पास सफिशिएंट मीन्स हैं, सफिशिएंट मीन्स के होने के बाद भी वो ऐसा करता है। हालांकि अब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि सफिशिएंट मीन्स का मतलब कि उसकी फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी को माना जाता है, उसकी सफिशिएंट मीन्स यानी प्रॉपर्टी होना या ना होना, क्योंकि ये उसकी पर्सनल लायबिलिटी मानी जाती है इसलिए वो लायबल है अपने लोगों को मेंटेन करने के लिए। तो यानी हम लोगों ने देखा कि मेंटेनेंस क्या है, मेंटेनेंस कौन कौन लोग क्लेम कर सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि मेंटेनेंस किसके अगेंस्ट क्लेम किया जा सकता है। तो जिन 3 रिलेशंस की मेनली हम लोगों ने बात की या 4 रिलेशंस की बात की हम लोगों ने, वो अपने अपने अगेंस्ट वाले अपोजिट वाले रिलेशन के अगेंस्ट क्लेम कर सकते हैं। यानी वाइफ करेगी हस्बैंड के अगेंस्ट, विडो डॉटर इन लॉ करेगी फादर इन लॉ के अगेंस्ट, और चिल्ड्रन करेंगे अपने फादर या मदर से, और एज्ड पेरेंट जो होंगे वो अपने सन या डॉटर से क्लेम करेंगे। अब इसके बाद अब मेंटेनेंस ऑफ वाइफ की बात अगर की जाए कि मेंटेनेंस जो है वाइफ कब किस कंडीशन में मांग सकती है, तो वो हिंदू वाइफ हो, वेदर मैरिड बिफोर और आफ्टर द एक्ट, यानी एक्ट के पहले यानी जो 1956 के पहले मैरिज हुई या उसके बाद हुई हो, shall be entitled to be maintained by her husband, यानी अपने हस्बैंड के द्वारा मेंटेन होने का उसका राइट है। और कब तक राइट है उसका? ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, जब तक उसकी लाइफ है तब तक वो मेंटेनेंस पाने की हकदार होगी या उसके लिए एलिजिबल होगी। अब इसमें कंडीशन है और वो सभी के लिए कंडीशन है कि जितने लोगों को क्लेम करने के लिए एलिजिबल बताया गया, कुल 4 तरह के लोगों की बात की हम लोगों ने, तो इन 4 तरह के लोगों के पास अपना इनके पास कोई सफिशिएंट मींस नहीं होना चाहिए, एज ए प्रॉपर्टी, एज ए इनकम या किसी भी रूप में उनके पास सफिशिएंट मींस नहीं होगा, तभी वो क्लेम कर सकते हैं। यानी इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि मान लीजिए वाइफ या चिल्ड्रन या एजेड जो फादर एंड मदर हैं, उनके पास खुद पेंशन हो, खुद उनको सैलरी मिलती हो, खुद रेंट आता हो उनके पास या किसी तरह की इनकम हो, तो फिर वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि मान लीजिए कि हस्बैंड की इनकम 1 लाख रुपए है और वाइफ या चिल्ड्रन या पेरेंट की इनकम 10,000 रुपए है, तो दोनों के बीच बैलेंस बनाने के लिए वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं और उनको मेंटेनेंस का ऑर्डर किया जा सकता है या दिलाया जा सकता है। अब इसके बाद, और इस पे बहुत अच्छा केस आपका है अभिलाषा वर्सेस प्रकाश, 2020 का केस है और वो संभवतः मैंने आपको भेजा भी हुआ है, तो उसको देख लीजिएगा। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ में कंडीशन की हम लोगों ने बात कर ली। अब इसके बाद ए हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड, वही सब बातें की जा रही हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या जो वाइफ है वो सेपरेट रेजिडेंस की भी डिमांड कर सकती है और सेपरेट रहने की का भी उसका राइट है, यानी मेंटेनेंस क्लेम करना तो वो उसकी एलिजिबिलिटी है, लेकिन क्या सेपरेट रेजिडेंस या सेपरेट रहने की वो कर सकती है? तो कुछ एक्सेप्शनल केस में वो ऐसा कर सकती है, अदरवाइज रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स को अगर कंसेप्ट को देखते हुए आप ध्यान करेंगे तो इन जनरल वो सेपरेट रेजिडेंस की डिमांड नहीं कर सकती है, सेपरेट रहने की डिमांड नहीं कर सकती है, क्योंकि सेपरेट रहने की वो बात करेगी तो उसकी जो मेंटेनेंस का राइट वो डिफीट हो जाएगा। तो इन जनरल वो साथ रहेगी, साथ रहने पे उसको मेंटेनेंस मिलेगा, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस बताई गई कि अगर ये सर्कमस्टेंसेस होंगी तब वाइफ सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर सकती है और तब वो एलिजिबल हो जाएगी। कब हो जाएगी? ए हिंदू वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड, यानी कि वो हिंदू नहीं रहेगी तो एंटाइटल्ड नहीं होगी। नेक्स्ट, लाइव सेपरेटली फ्रॉम हर हस्बैंड विदाउट फॉरफिटिंग हर
क्लेम टू मेंटेनेंस, यानी मेंटेनेंस के क्लेम को डिफीट किए बिना वो ऐसा क्लेम कर सकती है। अब वो कंडीशंस की बात की जा रही है, किन किन कंडीशन में। इफ ही इज गिल्टी ऑफ डिजर्शन, यानी जो हस्बैंड है वो गिल्टी कर रहा है, वो दोषी है किस बात के लिए, वो दूर चला जाता है, उसको छोड़ देता है, यानी गिल्टी ऑफ डिजर्शन। और ये जो डिजर्शन होगा ये इंटेंशनली होगा, जैसा कि हम लोगों ने पीछे एक मैगजीन की बात की थी, एनिमस डिजरेंडी। तो इस तरह का डिजर्शन होगा, यानी कि वो किसी सर्विस के रिगार्डिंग जाता है, बिजनेस के रिगार्डिंग जाता है कहीं बाहर, या किसी नेसेसिटी की वजह से बाहर जाता है, तो ये डिजर्शन नहीं माना जाएगा, बल्कि एनिमस डिजरेंडी होगा, तब मान लिया जाएगा कि उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है या त्याग दिया है। नेक्स्ट, इफ हैज ट्रीटेड हर विथ सच क्रुएल्टी हार्मफुल और इंजरियस टू लाइफ विथ हर हस्बैंड, यानी उसके साथ इस तरीके से क्रुएल्टी करता है कि अब उसका हस्बैंड के साथ रहना डेंजरस हो जाए, हार्मफुल हो जाए, इंजरियस हो जाए, तब वो क्लेम कर सकती है सेपरेट रेजिडेंस के लिए। इफ ही हैज एनी अदर वाइफ लिविंग, यानी हस्बैंड के पास कोई दूसरी वाइफ है जो उसके साथ रह रही हो। नेक्स्ट, इफ ही कीप्स ए कंक्यूबाइन in the same house or habitually resides with a concubine elsewhere, यानी वो या तो घर के बाहर कहीं कंक्यूबाइन के साथ अधिकतर रहता है, जाता है, या फिर वो घर में ही कंक्यूबाइन को रखता है उसी हाउस में, उसी घर में, तो भी वाइफ क्लेम कर सकती है सेपरेट रेजिडेंस के लिए। इफ देयर इज एनी अदर काज जस्टिफाइंग लिविंग सेपरेटली, अब ये तो कुछ गिनती के आपके 5 जो है टर्म्स एंड कंडीशन बता दिए गए कि ये कंडीशंस होंगी तो वो सेपरेट रेजिडेंस की डिमांड कर सकती है। लेकिन फिर अब चूंकि सभी व्यक्तियों की कंडीशंस सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, इसलिए लॉ ने कहा कि कोई भी जस्टिफिएबल ग्राउंड होगा तो उसको कोर्ट कंसीडर करेगा और उसे सेपरेट रेजिडेंस और मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है। अब इसके बाद बात आती है कि कब वो सेपरेट रेजिडेंस के लिए एलिजिबल नहीं होगी, यानी ए हिंदू वाइफ शैल नॉट एंटाइटल्ड टू सेपरेट रेजिडेंस एंड मेंटेनेंस। कब? इफ सी इज अनचास्ट, यानी वो अब खुद गलती में आ गई, अब वो खुद गिल्टी उसकी है, और सीजेस टू बी ए हिंदू, अब वो हिंदू नहीं रही तो, या अनचास्ट है, तो इन 2 कंडीशन में वो क्लेम नहीं कर सकती है। हालांकि ये जो आपने अभी देखा कि जिसका सेकंड ग्राउंड था सीजेस टू बी हिंदू, तो इसके लिए नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने भी और कोर्ट ने भी डिसाइड किया कि जो लेजिस्लेचर है इसको ये अमेंड करना चाहिए और ये ग्राउंड जो कन्वर्जन वाला है इसको हटा देना चाहिए। अब इस पे केस लॉ है, ये केस लॉ आपके उसमें भी मेंशन है, कुसुम भाटिया वर्सेस सागर सेठी, ये 2019 का सुप्रीम कोर्ट का केस, और यहाँ पे हेल्ड किया गया कि अवार्ड एनी मेंटेनेंस टू वाइफ हु वाज वर्किंग विथ सफिशिएंट सैलरी, हाउएवर इफ अवार्डेड मेंटेनेंस टू द डॉटर, यानी अगर सफिशिएंट सैलरी पा रही है वाइफ तो उसको मेंटेनेंस अवार्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर उसकी कोई गर्ल चाइल्ड है या सन है, यानी बच्चे हैं उसके पास, तो बच्चों के लिए मेंटेनेंस दिया जा सकता है या दिलाया जा सकता है। अब इसके बाद रजनेश वर्सेस नेहा की मैंने चर्चा की, लेकिन नेहा वर्सेस रजनेश जो है ये बेसिकली बीएनएसएस पे है, और आपके लिए यहाँ के लिए जो सूट करेगा केस वो अभिलाषा वर्सेस प्रकाश वाला केस है। तो ये हो गया आपका मेंटेनेंस, यानी ये 4 तरह के लोग क्लेम कर सकते हैं, और किससे करेंगे? इन अपने अपोजिट रिलेशन वालों से करेंगे, और इसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या कहती हैं, यानी जो लेने वाला है उसके पास सफिशिएंट मीन्स ना हो और जो देने वाला है उसके पास सफिशिएंट मीन्स हो, यानी वो मेंटली फिजिकली कैपेबल हो मेंटेन करने के लिए। अब इसके बाद बात आती है चिल्ड्रेन की। वाइफ को देख लिया आपने, अब चिल्ड्रेन की बात आती है। मेंटेनेंस ऑफ सबसे पहले तो वाइफ ही जो उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है उस वाइफ की बात कर लेते हैं। मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ, और जनरल जो वाइफ की बात की गई थी वो सेक्शन 18 में बात की गई थी, और विडोड डॉटर इन लॉ की बात सेक्शन 19 में की गई है, और बाकी चिल्ड्रेन और पेरेंट्स की बात सेक्शन 20 में की गई है। तो यहाँ जो सेक्शन 19 में कंडीशंस बताई गई हैं, ए हिंदू वाइफ बिफोर और आफ्टर द एक्ट, यानी पहले भी वही बात थी अब भी वही है, शैल
मेंटेन्ड आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, यानी हस्बैंड की डेथ हो जाए, क्योंकि हस्बैंड अगर अलाइव, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तब फिर फादर इन लॉ पिक्चर में आएगा ही नहीं। बाई हर फादर इन लॉ से वो क्लेम कर सकती है। कब? इफ सी इज अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ये तो सबके साथ चलेगा, ये कंडीशन हमेशा रहेगी सभी के साथ। अब इसकी चर्चा हम लोग ना भी करें। और फिर ओन अर्निंग्स, अपनी अर्निंग से या अदर प्रॉपर्टी से, ये बात मैंने पहले ही की कि प्रॉपर्टी, अर्निंग, सैलरी, किसी भी तरह से उसके पास सफिशिएंट मीन्स नहीं होना चाहिए। सी हैज नो प्रॉपर्टी एंड अनेबल टू ऑब्टेन मेंटेनेंस। कैसी प्रॉपर्टी? फ्रॉम द स्टेट ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड से उसको कोई प्रॉपर्टी न मिली हो, या फादर से न मिली हो, या मदर से न मिली हो, या फ्रॉम हर सन और डॉटर और हिज हर स्टेट, यानी अपनी खुद की उसकी कोई प्रॉपर्टी ना हो, या फादर मदर से न मिली हो, हस्बैंड से न मिली हो, या सन या डॉटर से न मिली हो, किसी तरह की प्रॉपर्टी उसको किसी से नहीं मिली हो, या उस सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी ना हो। और ये सभी कुछ आ गया मोटे तौर पे आपका सफिशिएंट मीन्स में। अब फिर फादर इन लॉ हैज नॉट द मीन्स टू डू सो फ्रॉम एनी proportionary property in his possession out of which the daughter-in-law has not obtained any share, यानी फादर इन लॉ के पास प्रोपोर्शनरी प्रॉपर्टी मिली हो, उसको शेयर मिला हो, और डॉटर इन लॉ को नहीं मिला हो, ये भी उसकी एक कंडीशन है। एंड सच ऑब्लिगेशन शैल सीज ऑन द रीमैरिज ऑफ द डॉटर इन लॉ, वो रीमैरिज कर लेती है तो फादर इन लॉ की लाइबिलिटी अपने आप सीज कर जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो ये फादर डॉटर इन लॉ, विडो डॉटर इन लॉ की बात देखी आपने। अब इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, और ये बात जैसा कि मैंने पहले कहा सेक्शन 20 में बात की गई है। और यहाँ पे जो बात की जा रही है, ए हिंदू इज बाउंड वेदर मेल और फीमेल, यानी वही बात हो गई कि वो है या डॉटर है या सन है, यानी फादर पेरेंट्स को क्लेम करना है तो डॉटर से क्लेम कर सकते हैं, या सन से कर सकते हैं, और बच्चों को करना है तो मदर या फादर से, यानी मेल फीमेल पे कोई जेंडर बायसनेस की बात यहाँ पे नहीं है। ए हिंदू इज बाउंड वेदर मेल और फीमेल ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम, अपनी लाइफ टाइम में जब तक वो जीवित हैं तब तक इनको मेंटेन करने के लिए, टू मेंटेन हिज और हर लाइफ टाइम लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चिल्ड्रेन, सन, यानी 3 जनरेशन तक। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी पहले कि एडॉप्शन के मामले में आपके पास 3 जनरेशन के सन नहीं होने चाहिए, तो उसका कहीं ना कहीं लॉजिक यही है कि आप बाउंड है उनको मेंटेन करने के लिए, तो दूसरे नए बच्चे को एडॉप्ट कर रहे हैं कहीं किसी परिस्थिति में, तो फिर आपके अपनी जो लाइबिलिटी है वो आपकी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। तो 3 जनरेशन तक के आपके पास जो सन या सन यानी कि सन, ग्रांडसन, ये नहीं, ये इनको मेंटेन करने के लिए आप बाउंड हैं, या फिर डॉटर, और ये भी 3 जनरेशन तक इनको भी मेंटेन करने के लिए कोई भी पर्सन बाउंड है। सो लॉन्ग एज द चाइल्ड इज ए माइनर, जब तक वो माइनर है तब तक उसे मेंटेन करने के लिए बाउंड है कोई भी पर्सन। अब चाइल्ड, यानी जब आप जेंडर फ्री चाइल्ड की बात करेंगे तो यह तो माइनॉरिटी तक, लेकिन जब आप डॉटर की बात करेंगे स्पेसिफिकली, तो वो उसकी जब तक मैरिज नहीं हो जाती है तब तक वो अपने मदर या फादर से एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस लेने के लिए। अब इसके बाद अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, कोई जनरल बात, आउट ऑफ हिज और हर ओन अर्निंग्स और अदर प्रॉपर्टी, अनमैरिड डॉटर इज एंटाइटल्ड, वही बात हम लोगों ने पहले की। पेरेंट इंक्लूडेड ए चाइल्डलेस स्टेप मदर, यानी जो स्टेप मदर होगी अगर उसके पास कोई बच्चे नहीं है तो वो भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने स्टेप सन या डॉटर से। अब इसके बाद डिपेंडेंट्स की बात जो की गई है कि डिपेंडेंट्स को डिफाइन किया गया है, वो सेक्शन 21 में किया गया। वहां बताया गया कि फादर, मदर, विडो, सन, अनमैरिड डॉटर, विडो डॉटर, यानी कोई ऐसी डॉटर है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो अपने फादर इन लॉ से क्लेम नहीं करने की स्थिति में है, तो फिर अपने फादर या मदर से वो क्लेम कर सकती है। तो इतने लोगों को वहां पे बता दिया गया, यानी एक पर्सन इसमें ऐड हो गया, विडो डॉटर। अब इसके बाद बात की गई कि मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट्स, कैसे कैसे क्या क्या टर्म्स कंडीशन होंगी इनको मेंटेन करने की, और
अमाउंट कैसे डिसाइड किया जाएगा, तो यहाँ बात की जा रही है कि द हेयर्स ऑफ द डिजीज्ड आर बाउंड टू मेंटेन द डिपेंडेंट्स ऑफ द डिजीज्ड आउट ऑफ द स्टेट इनहेरिटेड बाय देम फ्रॉम डिजीज्ड। यानी मान लीजिए मेरी डेथ होती है तो मेरी प्रॉपर्टी जिसे मिलेगी, तो प्रॉपर्टी पाने वाला व्यक्ति मेरे जो हेयर्स होंगे, जो मेंटेनेंस को क्लेम करने का जिनको राइट दिया गया है सेक्शन 18 से लेकर के 20 तक आप कहें, या 21 में जिनके राइट की बात की गई है, उनको मेंटेन करने का की जो लायबिलिटी है या बर्डन है वो उस पर्सन पे होगा जो प्रॉपर्टी मुझसे इनहेरिट करेगा। ये एक कॉमन सेंस की बात यहाँ पे जोड़ दी गई है कि जो लाभ लेगा उसे बर्डन भी बियर करना पड़ेगा। अब इसके बाद अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस की बात कैसे डिसाइड होगी, तो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। पहली बात कि कोर्ट आपके यानी लेने वाले के और देने वाले के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को, उनकी कंडीशंस को देखते हुए डिसाइड करेगा, यानी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। यानी कोई अमाउंट फिक्स नहीं किया गया है लॉ के द्वारा, वो डिस्क्रिशन होगा कोर्ट का कि कब और कितना और कैसे अमाउंट फिक्स किया जाए। नेक्स्ट, पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ द पार्टीज, यानी जो पोजीशन होगी पार्टीज की और उनका स्टेटस होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि मान लीजिए एक पर्सन है जो मान लीजिए वर्किंग क्लास से है, बिल्कुल आप लेबरर क्लास कहिए, तो उसका अपना मेंटेनेंस मान लीजिए महीने में 10,000 5,000 में भी हो सकता है। कोई क्लास 1 का ऑफिसर है तो उसकी वाइफ को मेंटेनेंस दिलाना होगा तो उसको लाखों रुपए चाहिए, क्योंकि उसके हस्बैंड की सैलरी है 2 लाख 2.5 लाख रुपए। या यूनिवर्सिटी का कोई प्रोफेसर है, उसको 2.5 लाख रुपए पेमेंट मिल रहा है, तो उसकी वाइफ के लिए फिर अमाउंट जो फिक्स किया जाएगा वो 1 लाख रुपए, 1,25,000, 1,50,000 कुछ भी किया जा सकता है एज पर इनकम ऑफ हस्बैंड या वाइफ। तो कुल मिला के पोजीशन और स्टेटस देखा जाएगा कि उनकी जो लिविंग स्टाइल थी वो किस तरह से पहले रह रहे थे। यानी मान लीजिए वाइफ क्लेम कर रही है तो हस्बैंड के साथ वो कैसे रह रही थी, उसी तरह से उसको अलग होने के बाद भी रखने की कोशिश की जाएगी, ताकि उसकी अपनी लाइफ स्टाइल पे कोई चेंज ना आए या निगेटिव इफेक्ट ना हो। और इसी तरह से बच्चों के मामले में भी डिसाइड करेंगे, आप मामले में भी इसी तरह से डिसाइड करेंगे। फिर दूसरी बात कही गई कि रीजनेबल वांट्स ऑफ द क्लेमेंट, जो उसकी रीजनेबल वांट्स यानी मेडिसिन लगती है, उसको एजुकेशन चाहिए, कोचिंग जाती है, बच्ची है, बच्चा है, जो भी जैसी भी स्थिति है, यानी हेल्थ उसकी रिक्वायरमेंट, एजुकेशन रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ देखते हुए यानी वांट्स ऑफ द क्लेमेंट। फिर रीजनेबिलिटी ऑफ सेपरेट लिविंग, यानी सेपरेट जो हम लोगों ने वाइफ की बात की तो उसकी कितनी रीजनेबिलिटी है सेपरेट रहने की, उसके ग्राउंड पे डिसाइड किया जाएगा। क्लेमेंट्स प्रॉपर्टी एंड इनकम, जो मांगने वाला उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है और कितना इनकम है, वो भी एक फैक्टर हो। इसके बाद नंबर ऑफ क्लेमेंट, यानी जो मांगने वाले हैं या जो लोग क्लेम कर रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, वो 2 हैं, 4 है, 5 हैं, तो निश्चित रूप से उनकी संख्या का असर पड़ेगा। मान लीजिए 1 लाख रुपए इनकम है किसी व्यक्ति की और मांगने वाले, पाने वाले, क्लेम करने वाले 2 लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि उनका अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो सकता है, 5 लोग अमाउंट घट सकता है। यही फैक्टर की बात की गई इस सेक्शन में, सेक्शन 23 में इस पे डिसाइड किया जाएगा मेंटेनेंस को। अब इस नेक्स्ट इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात की गई है कि कब है कोई भी प्रॉपर्टी पे क्लेम कर सकता है, तो वो बात तो हम लोगों ने कर ली कि अगर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर भी कर देते हैं और उससे मेंटेनेंस पहले से ही चार्ज है और प्रॉपर्टी पाने वाला व्यक्ति नोटिस रखता है, उसे नोटिस है इस मेंटेनेंस की, तो वो लायबल हो जाएगा मेंटेनेंस करने के लिए, मेंटेनेंस देने के लिए। अब इसमें 2 कंडीशन है, अगर वो विथ कंसिडरेशन लेता है और उसे नोटिस नहीं है मेंटेनेंस की, तब वो लायबल नहीं होगा। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट लेता है यानी गिफ्ट ले रहा है प्रॉपर्टी को, तब उसे नोटिस हो या ना हो, तब वो लायबल हो जाएगा मेंटेन करने के लिए। अब इसके बाद मेंटेनेंस के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन। सर ये आवाज कट के आ रही है, स्लो भी आ रही है काफी। सर आवाज कट के आ रही है, स्लो भी आ रही है काफी। हुई? अच्छा, अब तो ठीक हुई? सर हमारी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज तो आ रही है सतीश जी। पूछ करते हैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की कि कौन कौन गार्जियन होगा और उसके टर्म्स कंडीशंस क्या होंगी, उसके राइट्स क्या होंगे, उसकी लायबिलिटी क्या होगी।
तो लॉ रिलेटिंग टू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप इज ए कंटेन्ड इन द स्मृतिज एंड द कमेंट्रीज, यानी बिल्कुल बिगनिंग से ही आप कह सकते हैं कि ये गार्जियनशिप का कंसेप्ट चला आ रहा है और ये प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, उसके एज ए पर्सन के रिगार्डिंग भी ये राइट होता है, यानी किसी पर्सन को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए भी और प्रॉपर्टी को भी उसके प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया जा सकता है, गार्जियन अपॉइंट किया जा सकता है या कोई व्यक्ति गार्जियन उसका हो सकता है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि किसका गार्जियन अपॉइंट किया जाएगा, तो माइनर का। और माइनर कौन होगा, पर्सन हु हैज नॉट कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स, यानी जिस पर्सन ने 18 ईयर्स की एज को नहीं पूरा किया होगा उसी को आप कहेंगे कि वो माइनर। तो अब माइनर पता चल गया। अब इसी माइनर की प्रॉपर्टी के लिए या एज ए पर्सन उसकी देखरेख के लिए, उसके लुक आफ्टर के लिए गार्जियन होता है या हो सकता है या अपॉइंट किया जा सकता है। तो सबसे पहली जो बात आएगी कि गार्जियन उसका कौन होगा, तो बेसिक जो बात होगी वो मदर और फादर उसके उस गार्जियन होंगे, नेचुरल गार्जियन होंगे। और मदर और फादर के न होने के बाद गार्जियन विल के थ्रू अपॉइंट किया जा सकता है, गार्जियन कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जा सकता है। और इसी बात को हम लोग कहते हैं कि गार्जियन काइंड्स ऑफ गार्जियन। तो काइंड्स ऑफ गार्जियन के लिए हम लोग इनका नाम लेते हैं नेचुरल गार्जियन, जिसमें मदर और फादर आ जाते हैं, टेस्टामेंट्री गार्जियन या इसी को आप कहते हैं गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल, नेक्स्ट गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट, फिर दूसरा है डिफैक्टो गार्जियन, नेक्स्ट एड हॉक गार्जियन और लास्ट है गार्जियन एड लिटम। जो आपकी कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उसके लिए आप अपॉइंट करते हैं, तो इसको आप कहते हैं गार्जियन एड लिटम। अब इसके बाद ये गार्जियन अपॉइंट होते हैं किसी केसन के लिए। वहाँ दो तरह के गार्जियन होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड होता है जो प्लेंटिफ की तरफ से होगा, माइनर अगर प्लेंटिफ है तो उसकी तरफ से जो गार्जियन होगा उसे आप नेक्स्ट फ्रेंड कहते हैं, और जो डिफेंडेंट की तरफ से होगा उसे आप कहते हैं गार्जियन लिटम। A minor shall be incompetent to act as guardian of the property of any minor, यानी जो माइनर होगा वो एज ए माइनर वर्क नहीं कर सकता या एज ए गार्जियन वो बिहेव नहीं कर सकता, यानी एक माइनर का गार्जियन नहीं हो सकता है। अब इसके बाद नेचुरल गार्जियन की अगर बात की जाए तो नेचुरल गार्जियन कौन होगा, वन हु बिकम्स सो बाय रीजन ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप, यानी अपनी रिलेशनशिप की वजह से, उस माइनर के साथ जो उसकी रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप की वजह से जो गार्जियन होता है उसे आप कह रहे हैं नेचुरल गार्जियन। और इसमें कौन फॉल करता है, मदर और फादर। अब इसके बाद बात आती है कि मदर और फादर कैसे किस रूप में गार्जियनशिप को देखते हैं या देख सकते हैं। तो फादर मेन गार्जियन होता है उसका, और जो वर्डिंग में आफ्टर फादर, लेकिन फिर कोर्ट ने एक केस में, गीता हरिहरन के केस में डिसाइड किया कि ये जो आफ्टर वर्ड यूज हुआ है ये ऐसा नहीं कि उसकी डेथ होने की है, बल्कि वो अलाइव है, जीवित है, लेकिन वो केयर टेकर की अपनी पोजीशन में नहीं है, या बच्चे के लुक आफ्टर में हेल्प नहीं करता है, या लुक आफ्टर नहीं करता है, नेग्लिजेंस रखता है या रिफ्यूज करता है, तो इन कंडीशन में मदर उसकी गार्जियन हो जाएगी, मान ली जाएगी। और ये केस था आपका गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब इसके बाद वही बात यहाँ पे कही गई कि इन द एब्सेंस ऑफ फादर द मदर बिकम्स द नेचुरल गार्जियन provided that the custody of a minor who has not completed the age of 5 years shall ordinarily be with the mother, यानी अगर छोटा बच्चा है जो 5 years से नीचे का होगा तो ऑर्डिनरीली जो कस्टडी होगी वो मदर के पास होगी, गार्जियन तो फादर ही होगा लेकिन कस्टडी मदर के पास चली जाएगी। इन द केस ऑफ इलिजिटिमेट बॉय और इलिजिटिमेट अनमैरिड गर्ल द मदर एंड आफ्टर हर द फादर, यानी इस तरह की कंडीशन में, यानी इलिजिटिमेट चाइल्ड या चाइल्ड का मैटर होगा तो मदर हो जाएगी उसकी गार्जियन, बेसिक गार्जियन, और उसके बाद तब फादर होगा। इन द केस ऑफ मैरिड माइनर गर्ल द हस्बैंड, यानी माइनर है और उसकी मैरिज हो चुकी है तो उसका गार्जियन हस्बैंड होगा, और वो मेजर होगी, मैरिज हो चुकी होगी तो फिर गार्जियनशिप का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मेजर जो वाइफ होगी उसका कोई गार्जियन नहीं हो सकता, कोई भी मेजर पर्सन होगा तो उसका कोई गार्जियन नहीं होगा।
यानी हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है वो इक्वल फुटिंग पे है, वहाँ गार्जियनशिप का मैटर नहीं है। हाँ, वाइफ अगर माइनर है तो फिर उसका गार्जियन उसका हस्बैंड होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग बात करते हैं 18 ईयर्स की ब्राइड होगी, ब्राइड ग्रूम जो होगा 21 ईयर्स का होगा, तो यहाँ फिर गार्जियनशिप या माइनर वाइफ की बात कैसे आ गई? तो यहाँ जब एक्ट आपका बना था 1956 में, तो उस समय चाइल्ड मैरिज हो रही थी या हो सकती थी, तो उसके लिए यहाँ पे बताया गया आज की डेट में इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। या मान लीजिए इन केस कहीं ऐसा हो भी जाता है तो जो इफेक्ट होगा माइनर की मैरिज का वो वाइडेबल होता है, तो जब तक आप उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करा लेते हैं तब तक वो वैलिड मैरिज है, तो इसलिए उसका गार्जियन उसका हस्बैंड बना रहे। अब इसके बाद एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड ए स्टेप फादर एंड स्टेप मदर, इसमें ये लोग शामिल नहीं है। वो अलग मैटर है कि एक्सेप्शनल केस में मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकता है इन लोगों से। हाँ, आपने हैंड रेज किया हुआ है सतीश जी, ये 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो मैंने कहा कि जो फादर और मदर एक्सप्रेशन है यहाँ पे स्टेप मदर या स्टेप फादर उसमें इंक्लूड नहीं है। अब इसके बाद नो पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए नेचुरल गार्जियन इफ ही हैज सीज्ड टू बी ए हिंदू, अगर उसका कन्वर्जन हो जाता है तो फिर वो गार्जियन के रूप में एक्ट नहीं कर सकता है। फिर इसी तरह की दूसरी जो कंडीशन है, इफ ही हैज कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस द वर्ड, यानी ये टर्म्स कंडीशन सभी मैटर में चल रही हैं साथ साथ, कि एडॉप्शन लेने के मामले में भी जहाँ कंसेंट लेनी थी वाइफ या हस्बैंड की उस मामले के लिए भी, और गार्जियनशिप के लिए भी ये कंडीशन चल रही है कि जैसे ही आपने रिलीजन अपना छोड़ा, आप जो है अब वो गार्जियन की हैसियत आपकी नहीं रह गई, या फादर या मदर की आपकी हैसियत नहीं रह गई, या हस्बैंड या वाइफ की हैसियत आपकी नहीं रही। अब इसमें कुछ केस लॉ की हम लोगों ने बात की थी, ये आपके उसमें भेजा गया है, नारायण सिंह वर्सेस संपूर्ण खेर, फिर इसके बाद जीजाबाई, पठान खान, श्रीमती सुरेंद्र कौर, संधू वर्सेस हरबख्श सिंह, ये सब आप वहाँ पे देख लीजिएगा। और गीता हरिहरन का मैंने जैसा उल्लेख ही कर दिया, ये 1999 का सुप्रीम कोर्ट का केस है, और यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि द वर्ड आफ्टर यूज इन सेक्शन 6 क्लास ए हिंदू मैरिज एंड गार्जियनशिप एक्ट एज मीनिंग in the absence of and not necessarily after the lifetime of the father, यानी लाइफ उसकी समाप्त हो जाए ये इसका मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ ये है कि अगर वो एब्सेंट है अपने चाइल्ड की लाइफ से, तो मान लिया जाएगा कि अब वो आफ्टर हो गया और अब मदर उसकी गार्जियन हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ द फादर हियर हैज टू बी रीड एज एब्सेंस फ्रॉम द केयर ऑफ द माइनर पर्सन और हिज प्रॉपर्टी फॉर एनी रीजंस व्हाटसोएवर। All the acts of the mother would be valid in such circumstances even during the lifetime of the father, who would be deemed to be absent for the purpose of this section, यानी इस सेक्शन के पर्पज के लिए मान लिया जाएगा कि वो अब अपने चाइल्ड के लाइफ से एब्सेंट है वो, और इसलिए अब मदर उसकी गार्जियन है। The natural guardianship of an adopted son who is a minor passes on adoption to the adoptive father and after him the adoptive mother। जैसा कि हम लोगों ने पहले ही कहा था कि एडॉप्शन के बाद जो एडॉप्टिव फादर होता है वो नेचुरल फादर हो जाता है, और उसकी जो एडॉप्टिव मदर होती है वो नेचुरल मदर हो जाती है। यानी लेने वाले और जो मेल और फीमेल हैं उसके नेचुरल फादर और मदर के रूप में ट्रीट किए जाते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि नेचुरल गार्जियन के पावर्स क्या होते हैं। तो इनका जो पावर होगा, ये पावर की बात सेक्शन 8 में की गई है, और इन लोगों के नेचुरल गार्जियन के रूप में फादर और मदर की बात की गई है सेक्शन 6 और सेक्शन 7। सेक्शन 6 में फादर की बात की गई है, सेक्शन 7 में मदर की बात की गई है, लेकिन दोनों की टर्म्स कंडीशन बिल्कुल सेम है, इसलिए आप सीधे एक साथ ही लिख सकते हैं उसको। इवन यहाँ तक कि पूरा एक ग्रुप सेक्शन का लिख करके आप बता सकते हैं कि सेक्शन 1 से 13 तक का ये एक्ट है, और इस पूरे एक्ट में ये बातें ऐसे ऐसे की गई। तो अब इसके बाद सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन डू ऑल एक्ट्स विच आर नेसेसरी टू रीजनेबल एंड प्रॉपर फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, यानी उस माइनर के बेनिफिट के लिए जो कुछ होगा वो सब कुछ ये लोग करेंगे फॉर द
realization or benefit of the minor's estate, but the guardian can in no case bind the minor by a personal covenant, यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी बच्चे के बेनिफिट के लिए जो कुछ होगा या उसकी प्रॉपर्टी के लिए या उसकी पर्सनल लाइफ के लिए जो कुछ भी होगा वो सब कुछ ये लोग करेंगे, केवल इसे किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा बाउंड नहीं करेंगे। और दूसरा, द नेचुरल गार्जियन शैल नॉट विदाउट द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट, यानी उसकी प्रॉपर्टी को किसी तरह से चार्ज उस पर क्रिएट नहीं करेंगे, ना ही उसका कोई ट्रांसफर करेंगे, मॉर्गेज नहीं करेंगे, लीज नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, गिफ्ट नहीं करेंगे, या किसी तरह का कोई चार्ज क्रिएट नहीं करेंगे उसकी प्रॉपर्टी। तो यानी दो बातें मेन निकल के आई कि उसकी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, उस पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, और एक बात क्या नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा माइनर को बाउंड नहीं कर सकते, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जिससे कि माइनर पे कोई बाइंडिंग इफेक्ट आता हो। अब इसके बाद, एनी डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज वॉइडेबल एट द इंस्टांस ऑफ द माइनर और एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, यानी माइनर या माइनर के नीचे उसके जो सन डॉटर होंगे उनके द्वारा उसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जा सकता है। इसका मतलब वो वॉइडेबल है, और जब तक नल एंड वाइड डिक्लेयर नहीं करा लिया जाता तब तक वो वैलिड बना रहे। No court shall grant permission except in case of necessity or for evident advantage to the minor, और जो कोर्ट है वो तब तक परमिशन ग्रांट नहीं करेगा ट्रांसफर वगैरह के लिए जब तक कि वो माइनर के एडवांटेज या बेनिफिट के लिए न हो। ये बात वही सेम अप्लाई हो जाती है पैरामाउंट कंसिडरेशन ऑफ माइनर। अब इसके बाद हाई कोर्ट, अब एक बात आती है कि जो ज्वाइंट प्रॉपर्टी होगी माइनर की, पीछे हम लोगों ने इसका जिक्र किया था सक्सेशन में संभवतः, कि मान लीजिए कोपार्टनरी प्रॉपर्टी है या ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी के लिए कोई गार्जियन अपॉइंट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो कर्ता होता है फैमिली का वही उसका गार्जियन होता है। लेकिन हाई कोर्ट को एक पावर दे दी गई कि हाई कोर्ट कैन अपॉइंट ए गार्जियन इन रेस्पेक्ट ऑफ ए ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। तो अब ये हो गया आपका गार्जियनशिप, और मेन आपका नेचुरल गार्जियन हो गया। और इसके बाद जो दूसरा टेस्टामेंट्री गार्जियन है बाई विल, तो इसके लिए सेक्शन 9 में प्रोविजन किया गया है। हालांकि आप अलग अलग सेक्शन को रेफर करने में कंफ्यूज होंगे, इसलिए सीधे पूरा ग्रुप बताते हुए आपको बतानी है अपनी पूरी बात। तो यहाँ पे जो बात की गई कि टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कौन कर सकता है, तो जो फादर होगा और फादर के बाद उसकी मदर जो होगी वो अपॉइंट कर सकती है टेस्टामेंट्री गार्जियन या बाय विल। ए हिंदू फादर इज एंटाइटल्ड टू अपॉइंट ए गार्जियन फॉर एनी ऑफ देम इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स पर्सन और इन रेस्पेक्ट ऑफ द माइनर्स प्रॉपर्टी और इन बोथ बाई विल, विल के द्वारा वो ऐसा कर सकता है। और इसके बाद, एन अपॉइंटमेंट शैल हैव नो इफेक्ट इफ द फादर प्रीडिजीज्ड द मदर बट शैल रिवाइव इफ द मदर डाइज विदाउट अपॉइंटिंग बाई विल एनी पर्सन एज ए गार्जियन। इसका मतलब ये हुआ कि फादर ने तो विल कर दी, लेकिन फादर की डेथ होने के बाद मदर अभी अलाइव है, जीवित है, तो उसकी विल जो है वो ऑपरेशनल नहीं होगी, ऑपरेट नहीं कर पाएगी। जब तक मदर जीवित है तब तक मदर गार्जियन होगी, और मदर बिना विल किए मदर की डेथ हो जाती है तब वो विल फिर से एग्जिस्टेंस में आ जाएगी, और वो विल के द्वारा जिस पर्सन को फादर ने अपॉइंट किया था वो पर्सन गार्जियन मान लिया जाए। नेक्स्ट, ए हिंदू विडो और मदर इफ द फादर हैज बिकम डिसएंटाइटल्ड टू एक्ट एज ए गार्जियन, यानी फादर जो है वो डिसएंटाइटल्ड हो जाता है गार्जियन के रूप में कार्य करने के लिए, तो फिर जो है वो एंटाइटल हो जाएगी मदर इन जनरल। अब बाकी वो गीता हरिहरन वाला केस होगा तो वो अलग केस बन जाएगा। द गार्जियन सो अपॉइंटेड बाई विल एक्सरसाइज ऑल द राइट्स ऑफ ए नेचुरल गार्जियन अंडर दिस एक्ट to such extent and subject to such restrictions if any as are specified in this act and in the will, यानी इस एक्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हो या विल में कोई रिस्ट्रिक्शन लगाया गया हो, तो उन रिस्ट्रिक्शंस के अधीन होते हुए, यानी सब्जेक्ट टू दैट रिस्ट्रिक्शंस, वो नेचुरल गार्जियन की तरह से बिहेव करेगा। लेकिन वही बात है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जो कि नेचुरल फादर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगे हुए। द राइट इज सीजेज ऑन हर मैरिंग इफ द माइनर इज ए गर्ल,
यानी जो माइनर है वो अगर गर्ल है और वो उसकी जब मैरिज हो जाती है तो गार्जियन जो है उसका राइट जो है वो सीज कर जाएगा, क्योंकि हम लोग ने पहले ही देखा कि जो माइनर गर्ल होती है उसका जो गार्जियन होता है वो हस्बैंड होता है। तो जब हस्बैंड उसका गार्जियन होगा तो यहाँ जो गार्जियन था या अपॉइंटेड गार्जियन था उनकी अपनी गार्जियनशिप अपने आप सीज कर जाएगी। तो ये था आपका गार्जियनशिप। अब यहाँ तक आपका कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। और मुझे लगता है कि इसी सीक्वेंस में, इसी तरह से सिनॉप्सिस के रूप में आप बिल्कुल शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे एग्जाम में तो अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और जो हम लोगों ने पीछे चर्चा की थी उसी तरह से आप लिखने की कोशिश करें। चलिए, कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कोई सर इसमें कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो लॉन्ग के 2 या 3 तो वो बता देते सर सही है। ये जो कुछ भी आप लोगों ने देखा, रिवाइज किया, सब इम्पोर्टेंट है। कुछ भी ऐसा आपको नहीं बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट ना हो, क्योंकि आपके पास कहाँ इतना समय है कि आपके लिए हम लोग सिलेबस पूरा करें, अनवांटेड चीजें आपको बताने की कोशिश करें। तो वही आपको बताया जाता है जो इम्पोर्टेंट है। सर 20 नंबर के क्वेश्चन में मतलब कौन सा टॉपिक ऐसा तैयार करें कि 20 नंबर में आ जाए? एडॉप्शन, सक्सेशन, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, सक्सेशन और मैरिज, डिवोर्स, ये 4 को तो आप लॉन्ग के लिए एकदम पक्का पढ़ लीजिए और बाकी को इस रूप में पढ़ लीजिए कि वो। एक बार दोबारा बोल लीजिए, आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा बोल लीजिए। मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, मैरिज, एडॉप्शन, डिवोर्स, सक्सेशन, इतने टॉपिक को आप खूब डीपली अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ये निश्चित रूप से आपसे लॉन्ग में पूछे जा सकते हैं। और बाकी जो टॉपिक है उनको इस तरह से पढ़िए, इस तरह से फ्रेम करने की कोशिश करिए कि वो आपसे लॉन्ग में, वेरी शॉर्ट में या शॉर्ट में कभी भी कहीं भी पूछे जाए तो आप लिख पाएं। और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अपना जो लॉजिक है, आपका जो एक सक्सेशन का मतलब है कि सक्सेशन आपका 3 ग्रुप में बटा हुआ है। जो डिवीजन आवाज सक्सेशन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। और पहला पार्ट जो है वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी की बात करता है, दूसरा पार्ट जो है मेल पर्सन के प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, और तीसरा पार्ट जो है वो फीमेल की प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है। तो सबसे पहले पार्ट की बात की जाए कोपार्सनरी प्रॉपर्टी की, तो ये सेक्शन 6 में बताया गया है। और इसमें जो है मेन जो एस्पेक्ट आपको जोड़ना है वो 2005 से डॉटर को, यानी डॉटर ऑफ कोपार्सनर को एज ए कोपार्सनर, यानी सन की तरह से उसे कोपार्सनर मान लिया गया और उसका सन की तरह से सभी राइट हो गया है। तो राइट क्या क्या मिल गया उसको ऑन, और कब से ये हो गया? जब वो इफेक्ट में आया एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट, यानी 9 सितंबर 2005। तो जो डॉटर ऑफ कोपार्सनर होगी वो बिकम ए कोपार्सनर बाय बर्थ वो कोपार्सनर बन गई। सेम राइट इन द कोपार्सनरी उसको मिल गया और सब्जेक्ट टू द सेम लायबिलिटी, अब वो उसकी लायबिलिटी भी सेम हो गई। और इसके बाद जो डॉटर है वो कोपार्सनरी में इंक्लूड कर ली गई एज ए मेंबर। ये बेसिक कंसेप्ट उसका हो गया। और जो पार्टीशन हो चुके होंगे दिसंबर 2004 के पहले, उस पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बेसिक कंसेप्ट उसका हो गया। अब इसके बाद इसमें जो केस आप लिख लेंगे, रिसेंट बिल्कुल आपका केस है प्रसन्नता कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू, और एक केस है आपका विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। ये केस जो मैंने भेजा हुआ है उसमें होगा, आप टिक कर लीजिएगा। और अगर बात की जाए जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ मेल्स की, तो ये सेक्शन 8 में बताया गया है। और यहाँ कहा गया है कि हिंदू मेल अगर होगा वो डाइंग इन टेस्टेट, यानी बिना कोई विल वगैरह किए हुए उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी जो डिवॉल्व होगी वो अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोविजन। तो क्या फॉलोइंग प्रोविजन है? हेयर्स ऑफ क्लास 1 की हम लोगों ने चर्चा की थी, क्लास 2 की चर्चा की थी, तो वही है। 4 रूल बताए गए हैं। हेयर्स ऑफ क्लास 1, हेयर्स ऑफ क्लास 2, एग्नेट ऑफ द डिजीज्ड, कॉग्नेट ऑफ द डिसीज्ड। ये 4 लोगों को प्रॉपर्टी इसी सीरियल से, इसी क्रमवार इनको मिलनी है। यानी पहले ए में कोई होगा तो बी को नहीं मिलेगी, बी में कोई होगा तो सी को नहीं, और सी में कोई होगा तो डी को नहीं। और इन क्लासेस में अगर कोई व्यक्ति है तो उन्हीं में आपस में डिवाइड होगी इक्वली और साइमल्टेनियसली। यानी कि अगर उसका सन, डॉटर, वाइफ, मदर हैं तो इनको इक्वल शेयर मिलेगा। यानी मदर को 1/4, डॉटर को 1/4, सन को और वाइफ को।
क्लास 1 की मैंने बात की। क्लास 2 की बात करें आप तो वहाँ भी वही रूल है कि एंट्री नंबर 1 जो है वो बाकी को डिफीट कर देगी और प्रेफरेंस मिलेगा ऊपर वाली एंट्रीज को, और एग्नेट को प्रेफरेंस मिलेगा कॉग्नेट के ऊपर। ये जनरल रूल था। अब इसके बाद इसी के बारे में छोटे छोटे जो रूल्स हैं, छोटी छोटी बातें वो बताई जा रही हैं कि क्लास 1 शैल टेक साइमल्टेनियसली एंड एक्सक्लूड ऑल अदर हेयर्स, वही बात मैंने पहले आपको बताई। विडो और मोर विडो देन 1 शैल टेक 1 शेयर, यानी अगर उसकी 2 पत्नियां होंगी तो वो विडो के रूप में एक जो 1/4 का शेयर था उसी में वो हाफ ऑफ करेंगे, यानी 1/8 उनका शेयर हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी सन की डेथ हो चुकी है तो उसके जो सन होंगे या डॉटर होंगे उनको उस ब्रांच का शेयर अपना आपस में वो डिवाइड कर लेंगे। फिर इसमें बात की गई है कि फर्स्ट एंट्री इज क्लास सेकंड, ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी कि शैल बी डिफर्ड टू अदर एंट्रीज। एनी वन एंट्री इज क्लास सेकंड इज दे शेयर इक्वली, यानी उनको बराबर शेयर मिलेगा। और बाकी जो बातें इसमें जनरल तौर पे कही गई हैं कि फॉर द पर्पज ऑफ determining the other succession among agnates and cognates reckoned from the degrees of ascent and descent, यानी जो उनकी डिग्री होगी डिजीज है उससे ही काउंट किया जाएगा। ये सब जनरल बातें की, मेन जो बातें थी वो मैंने आपको बताई और उसी पे आप फोकस करेंगे तो आपका अच्छा आंसर बन पाएगा, क्योंकि आप ये जो चीज़ें हैं बाद वाली ये अगर रेफर करेंगे आप कंफ्यूजन बढ़ेगा आपका। मेल के रिगार्डिंग बात की जाए सक्सेशन की, जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ फीमेल हिंदू, तो इसमें बात की गई कि प्रॉपर्टी ऑफ फीमेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट, यानी उसने कोई अपना विल वगैरह नहीं बनाया हो, क्योंकि विल बनाते ही वो सारा कुछ विल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, तब ये सक्सेशन का रूल अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए बार बार वो बात की जा रही है कि डाइंग इंटेस्टेट, यानी बिना विल के उसका सक्सेशन कैसे होगा। तो शैल डिवॉल्व एज पर फॉलोइंग रूल्स, तो कौन कौन से रूल हैं, यहाँ भी 5 रूल बताए गए हैं। सन एंड डॉटर एंड द हस्बैंड, यानी जो उस फीमेल के सन होंगे, डॉटर्स होंगे और हस्बैंड होगा, वो तीनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी प्रॉपर्टी। और ये तीनों नहीं होंगे तो हेयर्स ऑफ द हस्बैंड, और वो भी नहीं है तो अपॉन फादर एंड मदर, यानी उस फीमेल के फादर और मदर, यानी कि ये प्रॉपर्टी चली गई उसके, आप कह सकते हैं मायके चली गई। इसके बाद द हेयर्स ऑफ द फादर, उसके अगर वो फादर और मदर भी नहीं है तो उसके फादर के एयर्स के पास प्रॉपर्टी चली जाएगी, और फादर के एयर्स भी नहीं है तो मदर के एयर्स के पास, यानी आपके ननिहाल में प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब इसके बाद फिर उसके बारे में कुछ रूल्स बता दिए गए कि प्रॉपर्टी इनहेरिटेड बाय ए फीमेल फ्रॉम हर फादर और मदर, एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर, यानी कि उस फीमेल ने प्रॉपर्टी मदर और फादर से पाई हुई थी, तब हस्बैंड के एयर्स को नहीं जाएगी, तब वो सीधे फादर और मदर को चली जाएगी या फादर और मदर के एयर्स के पास जाएगी। क्या फादर इन लॉ से प्रॉपर्टी पाई थी, तब वो मदर और फादर के एयर्स के पास नहीं जाएगी बल्कि हस्बैंड के एयर्स के पास चली जाएगी। ऑन एंट्री शैल बी प्रीफर्ड टू सक्सीडिंग एंट्री, ये बात हम लोगों ने पहले ही कर दी कि जो भी एंट्री होगी वो प्रीफर करेगी सक्सीडिंग एंट्री को। दोज इंक्लूड इन सेम एंट्री शैल टेक साइमल्टेनियसली, ये भी बात हम लोगों ने पहले कर ली। द सन और डॉटर ऑफ प्रीडिजीज शैल टेक हर शेयर, वो बात पहले हम लोग कर चुके हैं कि जो उनके प्रीडिजीज सन होगा उनके जो सन और डॉटर होंगे वो उसका शेयर आपस में डिवाइड कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ बातें की गई हैं इस सक्सेशन के रिगार्डिंग कि फुल ब्लड जो होगा वो प्रीफर टू हाफ ब्लड, फुल ब्लड प्रीफर टू हाफ ब्लड, हाफ ब्लड को प्रीफर करेगा फुल ब्लड। इफ 2 और मोर एयर सक्सीड टुगेदर टेक द प्रॉपर्टी पर कैपिटा एंड, ये अब आपके काम का नहीं, आप कंफ्यूज होंगे। अब इसके बाद कहा गया कि चाइल्ड इन ओम्ब हु इज सब्सिक्वेंटली बॉर्न अलाइव शैल हैव सेम राइट, यानी कोई बच्चा गर्भ में था और उसका जन्म भी हो जाता है तो वो उसका राइट सेम होगा जो बाकी उसके बच्चे थे, ये नॉर्मल बात कह दी गई। अब इसके बाद प्रिफरेंशियल राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी इन सर्टेन केसेस, यानी कि 2 क्लास 1 के एयर्स हैं तो क्लास 1 का एक जो एयर है वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है, तो जो उसका क्लास 1 वाला शेयरर है, शेयर होल्डर है, वो उसको प्रिफरेंस मिलेगा प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। और फिर एक बात कही गई कि मर्डरर जो होगा वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने या मेरे बच्चे ने मेरा मर्डर कर दिया तो मेरे बच्चे को मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इसका कॉमन जनरल सेंस ये है। अब इसके बाद कन्वर्ट्स डिसेंडेंट्स डिस्क्वालीफाइड, यानी मान लीजिए कि मेरे बच्चे ने या मेरे भाई ने कन्वर्जन कर लिया अपना मुस्लिम रिलीजन में,
तो मेरे भाई का राइट तो डिफीट नहीं होगा, लेकिन मेरे भाई के जो बच्चे होंगे वो अब मेरी प्रॉपर्टी को नहीं पाएंगे, वो उनका राइट जो है वो डिफीट कर जाएगा। अब इसके बाद एक लास्ट बात कही जा रही है कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्चीट, यानी कि अगर प्रॉपर्टी आपका पाने वाला कोई नहीं है, यानी एग्नेट, कॉग्नेट, क्लास 1 क्लास 2 का कोई ईयर नहीं है, तो प्रॉपर्टी स्टेट के पास चली जाएगी। और स्टेट जो है वो प्रॉपर्टी कैसे लेगा, जो लाइबिलिटी और बेनिफिट उसके मिलते उसके एयर्स को, वही लाइबिलिटी और राइट्स स्टेट का भी होगा। तो ये सक्सेशन हो गया आपका। तो इसी तरह से मोटे तौर पे अपना कंसेप्ट आप दिमाग में बना के चलिए, बहुत उसके माइन्यूट प्रोविजंस पे मत जाइए, क्योंकि अब लास्ट चल रहा है तो इस समय अब आप बहुत कंसेप्ट अपना क्लियर नहीं कर सकते हैं। और कौन सा डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ स्चीट, डॉक्ट्रिन ऑफ स्चीट। ओके, ये लास्ट की भाई स्पेलिंग बता देंगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ESCHEAT, ये सेक्शन 29 में आपका दिया भी गया शायद। ये डॉक्ट्रिन ऑफ स्चीट फेलियर्स ऑफ हायर्स है। फेलियर्स ऑफ हायर्स। हाँ, उसका मतलब यही हुआ कि हेयर्स नहीं है तो प्रॉपर्टी का क्या होगा, तो प्रॉपर्टी चली जाएगी स्टेट के पास। आई होप कि आप लोग कुछ बेहतर कर पाएंगे, और ये हम लोगों का जो प्रयास है, आप लोगों का सबका सामूहिक वो काम आए। थैंक यू सर।